हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमें यूजफुल होते हैं। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसी काफ़ी प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जिनमें कुछ एग्जांपल्स हैं बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। हम जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जो भी फ्रूट जूसेस पीते हैं, ये बेवरेजेस के अंदर आता है। और एंटीबायोटिक्स के बारे में हम जानते हैं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल करने के लिए, उनके ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। बैक्टीरियल डिजीजेस के सामने ये ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत बड़ा प्रोडक्शन कर रहे होते, कोई सर्टेन केमिकल्स का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर रहे, या फिर कोई भी ऐसे कंटेंट का जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलने वाला है, तो उसके लिए हमें एक बड़ा वेसल्स चाहिए, लार्ज वेसल्स चाहिए, जिसको फर्मेंटर नाम दिया जाता है। Yeasts have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। ये सब अल्कोहलिक कंटेंट है। अल्कोहल बनाने के लिए सालों से ईस्ट यूज होती आ रही है। सालों से मतलब बहुत पुराने समय से, राजा महाराजाओं के समय से अल्कोहल प्रोडक्शन करने के लिए ईस्ट का यूज होता आया है। हाँ, तब वो जानते नहीं थे कि ये ईस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अल्कोहल फॉर्म कर रहा है, पर अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए ईस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस ईस्ट का नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये वही यूज है जो ब्रेड मेकिंग के लिए, पाव मेकिंग, पिज्ज़ा का बेस बनाने के लिए यूज होती है, जिसको बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं और इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ब्रूइंग इंडस्ट्री का मतलब है अल्कोहल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, इसलिए इस ईस्ट का नाम पड़ गया ब्रूअर्स ईस्ट। Commonly called brewer's yeast is used for fermenting malted cereals and the fruit juices to produce ethanol। माल्टिंग एक प्रोसीजर का नाम है जो अल्कोहल बनाने के लिए यूज की जाती है। आप जरूर देखें वाइन प्रोडक्शन, अल्कोहल प्रोडक्शन के एनिमेटेड वीडियोस जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि किस तरीके से ईस्ट से जो कंपनी से वो अल्कोहल फॉर्म करती है, और जो अल्कोहल पीने के लिए यूज किया जाता है वो इथेनॉल होता है। तो ये जो ईस्ट है वो इथेनॉल फॉर्म करती है। यहाँ जो पिक्चर्स है उसमें मैंने कुछ अल्कोहलिक कंटेंट शो किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर आपको शो कर रहा है बियर, और ये बार्ले से बना हुआ बियर है। कहा जाता है कि बार्ले बियर पीने से बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। बियर के अंदर अल्कोहलिक कंटेंट 2 to 6 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8% होता है। अगर आप 2 to 4 या 2 to 6% वाला बियर यूज करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, हार्ट अटैक के चांसेस को 30% डिक्रीज कर देता है। रेगुलर बेस में बार्ले वाटर पीना चाहिए 400 ml की लिमिट तक। सेकेंड, आपको जो इमेज दिख रही है वो वाइन की है। इसको रेड वाइन भी कहा जाता है। मोस्टली इसके लिए ग्रेप्स यूज की जाती है ये फॉर्म करने के लिए। रेड वाइन का सबसे अच्छा फ्लेवर ये रहता है कि ये थोड़ी सी मीठी होती है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल के साथ साथ फ्रूट का जो पार्ट फर्मेंटेशन में नहीं जा पाया वो भी रह जाता है। तो अनफर्मेंटेड फ्रूट्स के प्रेजेंट होने की वजह से रेड वाइन का टेस्ट थोड़ा सा मीठा आता है, और इसमें अल्कोहल कंटेंट करीबन 10 से लेके 20 मतलब 10 to 20% के बीच में रहता है। लगभग आप देखें तो 16% के आसपास आपको मिलेगा। फर्मेंटेड बेवरेजेस में आपने देखा होगा कि ढेर सारे अलग अलग किस्म के अल्कोहलिक कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में। अल्कोहल की काफ़ी सारी वेराइटीज हैं, काफ़ी सारे टाइप्स हैं। किस तरीके से ये अलग अलग अल्कोहल की वेराइटीज प्रोड्यूस की जाती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उस पर डिपेंडेड है कि किस तरीके का अल्कोहल फॉर्म होगा। आप देखिए फिगर में यहाँ एक रॉ मटेरियल बार्ले दिखाया मैंने और सेकेंड रॉ मटेरियल में ग्रेप्स दिखाई है। ऐसे और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो अल्कोहल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं।
उसके बाद एक और प्रोसीजर भी है जो मैटर करेगी कि अल्कोहल के अंदर अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, वो डिस्टिलेशन प्रोसीजर को इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बारे में हम इसके बाद देखते हैं। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है जब भी अल्कोहल फॉर्म होता है तो वो प्योर अल्कोहल नहीं होता। इथेनॉल के अंदर बहुत सारा पानी होता है, दैट मीन्स वो डाइल्यूटेड होता है। इसके अंदर वाटर कंटेंट और अल्कोहल दोनों होते हैं मिक्स। हमें वाटर को रिमूव करना पड़ता है और वाटर रिमूवल के उस प्रोसीजर को डिस्टिलेशन कहते हैं। पर वाइन और बियर ये दोनों में डिस्टिलेशन नहीं किया जाता। इसी रीजन से वाइन और बियर के अंदर अल्कोहलिक कंटेंट बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें पानी भी बहुत ज्यादा रहता है। विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। जब अल्कोहल बन जाता है, जब फर्मेंटेशन हो जाता है, तो आपको फिगर में जो फर्मेंटेड ब्रोथ दिख रहे हैं उसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है। हम वाटर को रिमूव करते हैं और अल्कोहल को प्योर फॉर्म में गेन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक बात आप नोट करिए कि विस्की, ब्रांडी और रम में भी 100% अल्कोहल नहीं होता, उनमें भी कुछ परसेंटेज वाटर होता है। अगर आप मैक्सिमम कंटेंट देखें तो मेजोरिटी अल्कोहल में मैक्सिमम 55 to 60% तक का अल्कोहल देखने को मिलेगा। Antibiotics. Anti is a Greek word that means against and bio means life. Together they means against life. तो कोई एक ऐसा केमिकल, ड्रग या फिर मेडिसिन का ग्रुप जिसको हम एंटीबायोटिक्स कह रहे, ये किसी की लाइफ के अगेंस्ट है। किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? ये वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज की लाइफ के अगेंस्ट है जो हमें डिजीज करते हैं, जो पैथोजेनिक है। Whereas with reference to human being they are pro-life and not against. अब pro का मीनिंग against नहीं होता, उसका मीनिंग होता है supportive with। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे आप फिगर में देखिए। फर्स्ट फिगर में मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया है, जो फिगर दिखाई है, वो एक्चुअल में आइसक्रीम नहीं है, वो योगर्ट है। आइसक्रीम खाने से ढेर सारी कैलोरी, शुगर बॉडी के अंदर चली जाती है, फिर इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए पैंक्रियास पे बर्डन आता है और आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है आपकी बॉडी की वो कैलोरी बर्न करने के लिए। इससे डाइट कॉन्शियस जो होते हैं लोग, जो बॉडी बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो फिटनेस से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो आइसक्रीम खाने में बहुत बार सोचते हैं, और अगर वो खा भी लेते तब भी उनको वो कैलोरी वैल्यू जो है उसको मेजर करते हुए चलना पड़ेगा। अगर उनकी डेली कैलोरी वैल्यू से आइसक्रीम खाने के बाद टोटल कैलोरी वैल्यू जो है वो क्रॉस कर चुकी है बाउंड्री, तो उनको एक्सरसाइज करके इन कैलोरी को बर्न करना पड़ेगा। और ऑलवेज ये फियर रहता है डायबिटिक पेशेंट को कि शुगर कंटेनिंग जो आइसक्रीम है उसको खाए कि नहीं। पर जो योगर्ट है, ये फिगर में योगर्ट दिखाया गया है। योगर्ट कैसे बनता है, योगर्ट क्या होता है, योगर्ट आप जरूर सर्च करिए, यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पर तो इतना चलन में नहीं है, पर कनाडा और यूएसए जैसी कंट्रीज में अलग अलग फ्लेवर्स के योगर्ट बेचे जाते हैं। मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का एक योगर्ट आपको दिखाया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही आइसक्रीम जैसी होती है, पर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, उनको हम प्रोबायोटिक्स के नाम से भी जानते हैं। और कौन कौन से प्रोबायोटिक्स होते हैं? मार्केट में कॉमर्शियल प्रोबायोटिक्स भी अवेलेबल है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे। आप जरूर से इसके बारे में गूगल में सर्च करिए। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। ये जो केमिकल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खास करके जो बैक्टीरिया है उनको मार देता है, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, खास करके फंगस। तो हमें पहली जो एंटीबायोटिक मिली थी वो फंगी प्रोड्यूस कर रही थी, और उस फंगस से प्रोड्यूस होने वाला वो केमिकल, वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के कुछ ग्रुप को मार देता था। या तो ये केमिकल्स बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, या तो ये केमिकल उन बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं, मतलब कि रिटार्ड करते हैं। Penicillin was the first antibiotic to be discovered. पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर की गई थी। Alexander Fleming, while working on Staphylococcus bacteria, once observed a mold growing
in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. ये जो साइंटिस्ट आपको फिगर में देख रहे हैं उनका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। उन्हीं ने पेनिसिलिन फाइंड आउट की थी। किस तरीके से? कहते हैं कि कुछ रिसर्च जो है, कुछ डिस्कवरीज जो है वो एक्सीडेंटल हो जाती है। तो पेनिसिलिन का जो डिस्कवरी है वो ऐसे ही एक्सीडेंटल हो गया था। किस तरीके से? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकाई नाम के बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे थे और वो उनको ग्रो करते थे। हमने पहले भी फिगर में देखा कि बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए उनको कल्चर किया जाता है और उनको ग्रो करने के लिए हम कल्चरल प्लेट या फिर पेट्री डिश को यूज करते हैं जिनमें न्यूट्रिटिव मीडिया भरा हुआ होता है। तो हुआ ये कि उन्होंने एक बार ऑब्जर्व किया कि उन्होंने एक कल्चर प्लेट जो वॉश नहीं की थी, ऐसी कल्चर प्लेट में जब उन्होंने स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए रखा तो वो ग्रो नहीं हुए। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि बैक्टीरिया इस डिश में ग्रो क्यों नहीं हो पाए। कहते हैं कि क्यों जो है, वाई, ये जो क्यूरियोसिटी है वो आपको ले जाती है डिस्कवरी और इन्वेंशन की तरफ। क्यूरियोसिटी रिसर्च की तरफ ले जाती है, इसलिए कहते हैं क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ रिसर्च। कुछ भी नए इन्वेंशन और डिस्कवरी के लिए क्यूरियोसिटी चाहिए। ये क्यों अगर इसके दिमाग में नहीं आया होता, इसने सोचा होता कि अगर डिश वॉश नहीं की गई है प्रॉपरली, ये डिश प्रॉपरली वॉश ही नहीं है इसलिए बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुए, तो शायद आज हमें पेनिसिलिन जैसी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं मिलती। इन्होंने देखने की कोशिश की अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स में ये बैक्टीरिया आखिर ग्रो क्यों नहीं हुए इस डिश में, ऐसा तो क्या है जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा। जब देखा तो पता चला कि उसमें मोल्ड थी, मतलब कि फंगस थी। तो इनके दिमाग में एक लाइट हुई कि ये फंगस डेफिनेटली कोई एक ऐसा केमिकल बना रही है जो इस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा। He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. वो जो फंगी उस डिश में पाई गई थी जो बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकती थी, उस फंगी का नाम पेनिसिलियम नोटेटम था और उसी के ऊपर से वो जो केमिकल फंगी ने बनाया था जो बैक्टीरिया को रोक रहा था ग्रो होने से, उसको पेनिसिलिन नाम दे दिया गया जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जाती है, पर कुछ चीजें डिस्कवर करने के बाद उसको कॉमर्शियलाइज भी करना पड़ता है। ये एंटीबायोटिक मार्केट में बैक्टीरियल डिजीज के सामने प्रोटेक्शन देने के लिए हमें रखनी थी, हमें इसको एज अ मेडिसिन यूज करना था, पर इसके लिए जरूरी थे इसमें और रिसर्च, जो किसने किए, जो कि अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने। Its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. इस एंटीबायोटिक को मार्केट में यूज किया जा सके ऐसे फॉर्म में लाने का जो श्रेय है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो जाता है अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे को। दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर 2। ये बात खास याद रखनी है कि ये एंटीबायोटिक जो है उसको ट्रायल के फॉर्म में यूज किया गया था अमेरिकन सोल्जर जो इंजर्ड हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे तीनों साइंटिस्ट को एंटीबायोटिक्स के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, जो साइंस में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है पूरे वर्ल्ड में 1945 के अंदर। एंटीबायोटिक्स हमारी लाइफ में वरदान बन के आई, बूंद बन के आई। Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough, whooping cough को काली खांसी भी कहते हैं, डिप्थेरिया, गलघोटू भी कहते हैं, एंड लेप्रेसी, लेप्रेसी को कुष्ठ रोग भी कहते हैं। और ये सारे वो बैक्टीरियल डिजीजेस है जिनकी वजह से पुराने समय में मिलियंस जो पीपल है वो मारे गए। हमारे पास उस वक्त एंटीबायोटिक्स नहीं थी और कोई ऐसी ड्रग्स भी नहीं थी जिनको बैक्टीरिया के सामने यूज किया जा सके। आपको फिगर में जो डिजीज दिख रहा है वो लेप्रेसी है। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। अगर आज एंटीबायोटिक्स खत्म हो जाए, नॉन इफेक्टिव हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो सोच लो कि पुराने समय में जितने लोग टाइफाइड से मरते थे, कोलेरा से मरते थे, प्लेग से मरते थे, वही सिनेरियो रूटीन में प्रेजेंट में वापस शुरू हो जाएगा। केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ केमिकल्स बनाने के लिए भी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। चलिए देखते हैं उन केमिकल्स के बारे में और बैक्टीरियाज के बारे में जो प्रोड्यूस करते हैं वो केमिकल्स।
एस्परजिलस नाइगर ये फंगस है, ये साइट्रिक एसिड फॉर्म करती है। एसिटोबैक्टर एसिटी ये बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड फॉर्म करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ये भी एक बैक्टीरिया है जो ब्यूटेरिक एसिड फॉर्म करता है। लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिल्क से कर्ड बनाने वाला बैक्टीरिया, ये लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ब्रूअर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट इस नाम से भी ये जानी जाती है, जो इथेनॉल प्रोडक्शन के साथ साथ पाव और बेकरी प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। एंजाइम्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर अब देखते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एंजाइम फॉर्म करने के लिए जुड़े हुए हैं। लाइपेज ये एंजाइम लॉन्ड्री डिटर्जेंट में डाला जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइपेज जनरली लिपिड्स मतलब कि फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो हमारे कपड़ों पे अगर आचार है जिसको हम पिकल कहते हैं, अगर कोई ऑयल है, कोई भी ऐसी चीज जो फैटी है, ऑयली है, अगर वो कपड़ों पे गिर गई है, वो फैट और ऑयल को जो डाइजेस्ट करके निकाल सकता है वो लाइपेज एंजाइम होता है और वो डाला जाता है लॉन्ड्री डिटर्जेंट में। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज ये एंजाइम्स यूज किया जाता है बोटल जूसेस फॉर्म करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एप्पल जूस घर पे निकाल के पीते हैं और वही एप्पल जूस जब हम रियल या फिर कोई और कंपनी का लाके पीते तो उनमें टेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ऐसा क्यों कि जो पैक्ड बोतल होती है उनके अंदर जो फ्रूट जूसेस होते हैं वो टेस्ट में क्यों ज्यादा सुपीरियर और बेटर होते हैं, हम घर पे जो जूस निकालते हैं वो उतने ज्यादा सुपीरियर टेस्ट में नहीं होते। रीजन क्योंकि जब आप फ्रूट को पीसते हैं तो उस फ्रूट के अंदर जो पैक्टीन है, जो प्रोटीन है, वो भी आ जाता है और वो उसके टेस्ट को खराब कर देता है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फ्रूट्स के टेस्ट को सुपीरियर बनाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैक्टीन और प्रोटीन हमारे जूस में आ गया है, उनमें अगर पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम डाला जाए तो पैक्टीन और प्रोटीन दोनों डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके बाद इस पूरे जूस को हम फिल्टर आउट कर लेंगे और उसको पैक करके बेचेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से पाया जाता है। क्लोट बस्टर, क्लोट्स निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये क्लोट्स को निकाल देता है। तो ये जो एंजाइम्स हम लोगों ने देखे, ये सारे एंजाइम्स जो हमने पढ़े, ये कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है जो हमारी रूटीन लाइफ में यूजफुल होते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज की अगर बात करें तो आप थर्ड फिगर में देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है एक्स्ट्रा कोलेस्टेरॉल की वजह से या हेवी फैट की वजह से जो हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी होती है जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। फिगर में ब्लॉकेज देख पा रहे हैं और इसके ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट को कम ऑक्सीजन मिलता है और उससे हार्ट अटैक आता है। ऐसी कंडीशन में इस ब्लॉक को रिमूव करने के लिए, इस ब्लॉक को हम क्लोट कह रहे हैं, इसको रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की ये जो एंजाइम है उसको यूज किया जाता है और ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। तो हमारे रूटीन लाइफ में ये एंजाइम्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एंजाइम्स को फॉर्म करते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स इज द लास्ट सब टॉपिक ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जहां हम दो मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें से पहली है साइक्लोस्पोरिन ए जो फॉर्म करता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम और ये यूज की जाती है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनमें दोनों किडनी फेल हो गई हो, उनमें एक किडनी हमें किसी डोनर की ट्रांसप्लांट करनी होगी। अब दो बॉडी अलग अलग है, जो पेशेंट है उसकी बॉडी के जेनेटिक्स और जो डोनर है जो किडनी डोनेट कर रहा है वो पेशेंट्स के जेनेटिक्स बहुत अलग हो गए, वो डोनर के जेनेटिक्स बहुत अलग हो गए। तो जब किसी और के बॉडी का कोई भी पार्ट ऑर्गन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो हमारी बॉडी के जेनेटिक्स में चेंजेस होने की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है, वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से जानती है और यही डिफरेंस के जरिए वो बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के सामने अटैक कर देती है। यहाँ क्या होता है कि जब आप डोनर की किडनी को पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं तब हमारी बॉडी इसको बाहर का मटेरियल मानते हुए इसके ऊपर अटैक कर देगी और ये अटैक की वजह से हमारी नई डाली हुई किडनी भी फेल हो सकती है, बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है इससे। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है।
जो आप फिगर में देख पा रहे हैं। साइक्लोस्पोरिन देने से उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी अगर वीक हो जाएगी तो इसकी बॉडी जो हमने नई किडनी डाली है उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी और हम इसको ICCU में रखेंगे, इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर, जिसमें पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा देखभाल की हमें ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस पेशेंट की इम्यूनिटी हमने लो कर दी है, इसको और डिजीजेज होने के चांस है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयर देनी पड़ेगी इसको। और कुछ दिनों के अंदर, एक आध महीने के अंदर उसका जो ट्रांसप्लांट किया गया ऑर्गन है वो बॉडी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम साइक्लोस्पोरिन को देना बंद कर देंगे। सेकेंड मेडिसिन जो है वो स्टेटिन, जो पाई जाती है मोनस्कस परप्यूडियस नाम की ईस्ट से, और वो यूज की जाती है ब्लड कोलेस्टेरॉल को लोअर करने के लिए, यूज्ड एज ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट्स। आपको फिगर में दिख रहा है, जिनमें कोलेस्टेरॉल का लेवल बहुत ज्यादा होता है उनमें यूज की जाती है, क्योंकि हाई कोलेस्टेरॉल लेवल आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, हार्ट को ब्लड देने वाली आर्टरीज में ब्लॉकेज कर सकता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा सकता है।